दोस्तों, ईरान, हिजबुल्लाह, हूती संगठन के बाद अब किस अगले दुश्मन ने इस जंग में कूदने की हिम्मत जुटाई है? क्या टर्की भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होने वाला है? ऐसा टर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ गए? किन सबूतों पर टर्की और हमास के एक साथ होने का दावा किया जा रहा है? अगर टर्की मैदान में उतर आया तो क्या होगा? क्या इजराइल इनका मुकाबला कर पाएगा? अगर आप भी हमारे सवालों के जाल में फंस गए हैं तो चलिए इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग को करीब 3 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी इस लड़ाई ने खत्म होने की तरफ रुख नहीं किया है, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमास के साथी और इजराइल के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को हुई इस जंग की शुरुआत में पहले हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक सुन्नी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमास पर बमबारी कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोनों ही देशों ने अपने कई मासूम लोगों को खो दिया, लेकिन इजराइल ने इन हमलों के सिलसिले को यही नहीं रोका, बल्कि एक के बाद एक रॉकेट गाजा पट्टी में दागता रहा, जिसमें हमास से जुड़े लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हाँ, जो बेसहारा मासूम लोग थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। एक रिपोर्ट से पता चला है कि अब तक इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं उनमें हमास के कुछ गिने चुने लोग ही मारे गए हैं, जबकि 7,500 लोग वो मारे गए हैं जिनका कोई भी कसूर नहीं था, जो बिल्कुल बेगुनाह थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना किसी के लिए भी दोस्तों दिल दहला देने वाला हो सकता है। ऐसे में हमास भी कहां तक इन सबको सुरक्षा दे पाता, क्योंकि वो भी एक छोटा सा संगठन है। वो बात अलग है कि इसकी ताकत, बहादुरी अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के छक्के छुड़ा रही है। गाजा के मासूम लोगों को देखते ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को निशाना बनाया और दोनों के बीच रॉकेट की निशानेबाजी शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के बाद यमन ने भी इजराइल को नाकों तले चने चबवाने का फैसला किया और इसके हूती संगठन ने इजराइल पर 3 से 4 रॉकेट दागे। हमास, हिजबुल्लाह और हूती संगठन अभी इजराइल के खिलाफ लड़ ही रहे थे कि एक और शक्तिशाली मुस्लिम देश, जी हां दोस्तों, टर्की भी इजराइल को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और इसकी ताकत और गुस्से को देखकर लग रहा है कि जल्द ही इस जंग के मैदान में ये सभी देश इजराइल और उसके साथ ही अमेरिका को शिकस्त देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इजराइल को अब अलग अलग मोर्चों पर रहकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ रही है। जहां इजराइल हमास के साथ युद्ध में उतरा हुआ है, वहीं यमन, लेबनान भी इसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी अब टर्की भी इजराइल की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर क्या कहा है टर्की के राष्ट्रपति ने? क्यों इजराइल की नींदें उड़ी पड़ी हैं? इस राज से पर्दा हटाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भले ही दोस्तों टर्की और इजराइल नाटो के सदस्य हों, लेकिन टर्की हमेशा से ही हमास के साथ फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। टर्की काफी समय से आरोपों के दलदल में फंसा चला आ रहा है। जैसा कहा जाता है कि टर्की ही वो देश है जो हमास को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, यानी हमास को पैसा मुहैया कराने का काम टर्की के पास ही है, जो कि पैसा भेजने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है। दूसरा ये भी बताया जाता है कि जो टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, उन्होंने हमास के नेताओं के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात बना रखे हैं और ये सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इसके सबूत भी देखने को मिले हैं। जब एर्दोआन हमास के नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग करते हुए नजर आए, हमास के नेताओं को टर्की द्वारा पासपोर्ट भी मुहैया कराया जाता है ताकि हमास के लड़ाके कहीं भी बेझिझक जा सके। हमास और टर्की के साथ होने का सबसे बड़ा सबूत है इस्तांबुल में हमास का मुख्यालय होना। जी हां, साल 2014 की बात है जब टर्की ने हमास को इस्तांबुल में अपना मुख्यालय बनाने की परमिशन दी थी। तब से तो टर्की जैसे हमास के लिए जन्नत बन गया। इतने ही नहीं, इस्माइल हनिया जैसे हमास के बड़े बड़े लीडर भी टर्की को ही अपना घर मानते हैं और टर्की को भी इनके रहने से कोई ऐतराज नहीं है, जबकि अमेरिका इनसे कट्टर दुश्मनी रखता है। इन्हें पकड़ने और मारने के लिए तो कई मिलियन डॉलर्स का इनाम भी रखा हुआ है। इससे तो ये साफ जाहिर है कि टर्की इजराइल के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो हमास के साथ मिलकर इसका ही नामो निशान मिटाना चाहता है। हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति का ऐलान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास को अपने देश, अपने लोग को बचाने का पूरा हक है और ये लोग आतंकवादी नहीं है बल्कि योद्धा हैं, जो अपने वतन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इन लोगों को ऐसा योद्धा कहा गया है जो कि अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, जिन्हें मुजाहिद कहा जाता है। यानी भले ही हमास को अमेरिका जैसे देश आतंकवादी निगाहों से देखें, लेकिन टर्की जैसे देश इन्हें अपने धर्म में काफी ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। अर्डोगैन ने खुले शब्दों में हमास का समर्थन किया है और कहा है कि वो अपनी जमीन और हक के लिए लड़ रहे हैं। ये न सिर्फ अपने वतन को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि अपने देश के नागरिकों के हक के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। टर्की के इस बयान के बाद ये तो बिल्कुल तय है दोस्तों कि अब ये देश इजराइल के खिलाफ कुछ कदम उठाने वाला है। टर्की एक ताकतवर देश है जिसके पास कैमान केस क्रूज मिसाइल मौजूद है, जो कि अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। इस मिसाइल को बेरकटा TB3 और अकिंची ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसका वजन करीब 30 किलोग्राम है, जिसमें 6 किलोग्राम का वॉरहेड भी शामिल है। यह मिनी क्रूज मिसाइल टर्बोजेट इंजन से लैस है और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकती है। वैसे इस कमान केस की क्रूज स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं इनकी रेंज 200 किलोमीटर है।
इस मिसाइल में ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। मिसाइल के अलावा टर्की के पास जर्मन के कई सारे टैंक लेपर्ड हैं, जिनकी संख्या करीब 722 है। साथ ही इसके पास दोस्तों अमेरिकी M48 और M60 भी है और करीब 2000 यूनिट्स रिजर्व में रखी गई है। वहीं इसकी सैन्य शक्ति की बात करें तो टर्की सशस्त्र बल अमेरिकन सशस्त्र बल के बाद नाटो में दूसरा बड़ा स्थायी सैन्य बल का खिताब अपने नाम कर चुका है और वहीं इसको दुनिया में 11वां स्थान मिला हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि टर्की के पास 10 लाख सैन्य, अर्धसैनिक और नौसेना जवानों की फौज है। यानी ये देश ना तो पैसों में कमजोर है और ना ही सैन्य शक्ति में। ऐसे में सोचिए अगर टर्की भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया तो कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। वैसे इजराइल को भले ही अमेरिका का सपोर्ट हो, लेकिन दोस्तों इसके दुश्मनों की संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं इजराइल को भी डर सताने लगा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इजराइल कोई बड़ा देश नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा देश है। ऐसे में अगर सभी देश इजराइल से जंग करेंगे तो उसे हर एक चीज पर खास ध्यान देना होगा। पहला है दोस्तों पैसा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई जंग छिड़ती है तो उसमें जीत हासिल करने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए पैसा जो होता है उसे पानी की तरह बहाना पड़ता है, जो कि इस वक्त इजराइल बहा भी रहा है। करोड़ों रुपए रोजाना कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। अगर ऐसे ही और भी देश बढ़ते गए तो इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, जो कि इजराइल ज्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर पाएगा और जल्द ही कंगाली के रास्ते पे आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो आज जिस सिचुएशन में इजराइल खड़ा हुआ है वो इसका खुद जिम्मेदार है। वो कैसे, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों 1948 में यूएन ने एक फैसला किया था, जिसके मुताबिक फिलिस्तीन जो कि मुसलमानों का था उसे यहूदियों के साथ आधा बांट दिया गया था। यानी आधा फिलिस्तीन मुसलमानों के पास गया और आधा यहूदियों के पास। और आज यहूदियों के इस देश को हम इजराइल के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों ही देशों को यूएन के इस फैसले पर ऐतराज था, क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन को यहूदियों के साथ बांटना नहीं चाहते थे। वहीं यहूदी इस मिले हुए हिस्से से ज्यादा खुश नहीं थे। इसी के चलते इजराइल ने धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाई और फिलिस्तीन के हिस्सों को अपने अंडर में करता गया। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ थे। जैसे फिलिस्तीन मिलिट्री सेना नहीं रखता। अब जब मिलिट्री सेना नहीं थी तो इजराइल के खौफ और ताकत में इजाफा हुआ। इजराइल के बढ़ते हुए जुल्मों को देखकर अब किसी को तो खड़ा होना ही था, इसलिए हमास जैसे संगठन की शुरुआत हुई। और आज आप देख ही सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या खूनी जंग चल रही है, जहां शुरुआत में हमास अकेले इजराइल का सामना कर रहा था और इसके लिए इजराइल को रोक पाना काफी मुश्किल था। वहीं अब फिलिस्तीन की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है और अब इजराइल मुसीबत में फंसता जा रहा है। भले ही दोनों देश अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं लोगों को हो रहा है, जो कि ना सिर्फ अपने घरों को खो रहे हैं बल्कि अपने परिवार, सुकून और जिंदगी, खुशियां सब कुछ इस जंग में लुटा बैठे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, टर्की खुलकर इजराइल का विरोध करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, सलामत रहें।